नमस्कार दोस्तों। तो आप हो स्टडी व्लॉग विद मनीषा के साथ। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और ये आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में ही आपको ये मिलेगा, आपको ये सेशन मिलेगा। और जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोरालिटी, हिंस डिलेमा, फेसेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोहलबर्ग, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोहलबर्ग। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप यूट्यूब माई स्टडी व्लॉग चैनल में जाके आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये चित्र है, तो आप देख सकते हैं कि सामने से ट्रेन आ रहा है, दो लेक है और जिसमें कि आपका ये राइट तरफ एक ही इंसान खड़ा है और लेफ़्ट तरफ बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप बना के खड़े हुए हैं और आप वहाँ पे खड़े होके देख रहे हो। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हो कि ट्रेन आउट ऑफ लीक हो रहा है, मतलब कि कोई भी कहीं भी दो जगह में जा सकता है। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि आप किसको बचाओगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है और इस तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें किसकी जान बचानी है जहाँ पे बहुत जन लोग, मतलब कि अगर मैं उसको एक जन जो खड़े हैं वहाँ पे खाली एक ही जन लोगों का मतलब कि जान बचेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं उनको बचाने पहले अच्छा रहेगा। तो आपके दिमाग यही सोचेगा कि सबसे पहले आप किसको बचाओगे, कि आप जो ग्रुप में खड़े हैं उन लोगों को पहले बचाओगे। तो यही प्रोसेस अगर मैं आपको सेम चीज़, अगर दूसरा चित्र में सेम चित्र है, लेकिन इसमें देखिए कि इस बार क्या है कि आपके दोस्त खड़े हैं और इस तरफ बहुत सारे लोग जो आप पहचानते नहीं हो, ठीक है। तो फिर यही चीज़ है कि सबसे पहले ये दिमाग में ख्याल आया कि आप किसको बचाओगे। डेफिनेटली आप अपने दोस्त को बचाओगे, ना कि उन लोगों को, क्योंकि आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि आप उन लोग को पहचानते नहीं हो, लेकिन आपका इमोशन जुड़ा किससे है, आपके फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करोगे, है ना। और 99% लोग यही सोचेंगे कि अपने दोस्त को ही पहले बचाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे सवाल आता है कि मोरालिटी, और इसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और यही चीज़ को कोहलबर्ग ने अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। यानी कि आपके दिमाग में ऐसे एक ख्याल, थॉट प्रोसेस आया कि मैं जब इंस्टेंट आपके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो आपने सोचा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी प्रोसेस को ही मोरालिटी कहते हैं। और जिन्होंने ये लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 उन्होंने ही इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। और पहले मतलब कि सबसे पहले ना वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे पियाजे मोरल डेवलपमेंट से, और उन्हीं के इंस्पिरेशन से उन्होंने अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि कोहलबर्ग बॉर्न इन 1927, ही वाज अमेरिकन and greatly inspired by the Piaget moral development, and he wished to develop the moral development further because of the Piaget moral development, as he get inspired from the Piaget, and he discussed about the various moral dilemma, and hence dilemma become the very popular those days. But तो दोस्तों, कोहलबर्ग द्वारा दिए गए जो एग्जाम्पल हेंस डिलेमा, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस चीज़ को समझाया है, मोरालिटी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसान होता है, उसका नाम होता है कि हेंस। तो उसका जो वाइफ होता है वो बहुत ही मतलब कि लाइक शी वाज फेसिंग ए प्रॉब्लम दैट इज़ अ कैंसर, मतलब कैंसर डिजीज़। तो उसके बाद उसके पास क्या होता है कि इनफ मनी नहीं होता है, तो वो बहुत हर जगह जाता है। तो थोड़ा बहुत अपने फैमिली फ्रेंड्स से थोड़ा सा पैसे इकट्ठे करके वो सामने वाले जो एक लोकल फार्मेसी होता है वहाँ पे जाता है। तो वो देखता है कि वो केमिस्ट जो है कि उसके पास वो दवाई होता है, तो लेकिन वो दवाई का जो आपका रेट होता है तो इतना हाई, 10 गुना ज़्यादा होता है, जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो वो बहुत ही उसको जो केमिस्ट के पास मतलब कि जाके रिक्वेस्ट भी करता है कि क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे की कमी होती है, तो जैसे तैसे करके अपने फैमिली फ्रेंड्स से अपने जितना हो सके पैसे कलेक्ट करके वो अपने वाइफ को बचाने के लिए, अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए जैसे तैसे करके हाफ अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठे कर देते हैं। लेकिन वो उतना अमाउंट करने के बाद भी वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट उसको उसका हेल्प नहीं करता है। केमिस्ट सीधा जब वो केमिस्ट के पास जाता है तो वो क्या बोलता है कि वो दवाई के लिए मना कर देता है, और वो बोलता है कि पूरा चार्ज लेने के बाद ही वो क्या करेगा, उसके आगे उसको वो दवाई देगा। तो इसमें अब हेंस क्या करेगा,
तो हेन्स तो ऑफ कोर्स वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को बचाना चाहता है। तो वो देख, क्योंकि वो अपनी आँखों के सामने अपनी बीवी को मरते हुए देख रहा है। तो अब हेन्स क्या करेगा, उस समय का जो क्रिटिकल सिचुएशन है, हेन्स के दिमाग में यही आएगा, अब मुझे एक ही ऑप्शन है, अब वो मुझे दवाई नहीं दे रहे और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो अब मुझे जाके क्या करना पड़ेगा कि उस दवाई को चोरी करना पड़ेगा। तो इसमें इसी इसी हेन्स डिलेमा का ये सिचुएशन, ये केस को देखते हुए तो कोहलबर्ग ने इसको एक बहुत सारे क्वेश्चंस में डिवाइड किया, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि हमारे दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि शुड हेन्स हैव स्टोलन द ड्रग्स, वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हेन्स डिड नॉट लव हिज वाइफ, व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, और शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर द मर्डर इफ़ वुमन डाइड। मतलब कि देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसका एक क्रिटिकल सिचुएशन है, क्या वो अगर अगर देखिए ये सवाल भी उठता है कि अगर वो स्ट्रेंजर होता, या यदि वो उसको नहीं पहचानता, अगर हेन्स उस कोई भी स्ट्रेंजर को नहीं पहचानता, क्या वो उसका भी इस तरह से मदद करता? क्या वो जो केमिस्ट है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या हुआ, हेन्स के वाइफ के मर्डरर हुआ वो, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहिए? तो इसी में बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आए। और ये क्वेश्चंस क्या हुआ कि अलग अलग जो एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल है उनको पूछा गया। जैसे कि बच्चों हुआ, कोई लाइक एडल्टहुड एज में हो, या फिर कोई जो बुज़ुर्ग है उनसे, मतलब अलग अलग स्टेज के लोगों को पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या देखा कि कोहलबर्ग ने, उन्होंने क्या देखा कि हर एक स्टेज का जो एक पर्सन है, उनका हर एक का आंसर और हर एक का पैटर्न और सोचने का नज़रिया अलग अलग है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर बच्चे को, जो जिन्होंने लाइक टीनेजर्स को जो पूछा, तो वो बोल रहे कि नहीं, उनको हाँ चोरी कर लेना चाहिए, हेन्स को चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो वाइफ है वो बनने वाली, उसको कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और लेकिन बहुत जन लोग ये भी बोल रहे थे कि डिफरेंट एज के लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, उसको चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, जैसे भी तैसे करके हेल्प कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद में कोहलबर्ग के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या देखा कि सारे की सोच डिफरेंट है, तो उन्होंने एक स्टेजेस बनाए, मतलब कि हर एक स्टेजेस, हर एक एज के हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि डिफ्रेंशिएट करते हुए स्टेजेस बनाया, जिसमें उन्होंने 3 लेवल रखा। पहले प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें कि हर एक लेवल में आपका 2 स्टेज था। पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल एंड एक्शन। जैसे कि कन्वेंशनल मोरालिटी में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मतलब कि यदि एक इंसान इस तरह से सोच रहे, तो वो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सा स्टेज पे है, जैसे कौन सा लेवल पे है और कौन सा स्टेज पे है। अकॉर्डिंगली जिस तरह से कोहलबर्ग ने यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो बनाए, तो लोगों के सोच के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अभी लोग कौन से स्टेज पे है, कौन से स्टेज पे वो है जो इस तरह से सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल 1, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, मोरल कोड आर सेट बाय द एडल्ट, जिसमें स्टेज 1 ये कहते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोग को एक बात याद कर रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये नहीं कि जैसे कि जिस तरह से पियाजे ने अलग अलग जो स्टेजेस बताया था, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो एज के हिसाब से, यहाँ पे एज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे थॉट के हिसाब से होगा। कोई भी एज के इंसान अगर इस तरह से सोचता है, तो वो कोहलबर्ग के इस स्टेज में आएगा। तो सबसे पहले जो आपने बताया स्टेज 1 में जो बताया गया है, वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। द चाइल्ड इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। इफ ए पर्सन इज पनिश्ड, दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। एग्जाम्पल, आई वुड चीट इफ़ आई न्यू आई वुडंट गेट कॉट। जी हाँ, इसमें क्या होगा कि देखिए कि बच्चे लोग को पता होता है कि अगर हम जहाँ से हमें ऑर्डर मिला है, अगर हम उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम उसके बात को नहीं मानेंगे, तो हमें क्या मिल सकता है, हमें पनिशमेंट मिल सकता है, हमें उसको सज़ा मिल सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसी डर उनके मन के अंदर होता है कि नहीं, अगर हम लोग ये काम करेंगे, ये गलत काम, क्या सही है क्या गलत है, अगर ये गलत काम करेंगे और हमारे ऊपर कोई भी जो है, जो हमें ऑर्डर दे रही है, अगर उसको पता चल गया, तो डेफिनेटली हमें क्या फेस करना पड़ेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा, और ये चीज़ हमें गलत ठहराया जाएगा। तो इसमें से क्या करता है कि बच्चे लोगों के मन में एक आता है कि नहीं, हमें क्या करना होगा कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, कि हमें इस बुरे चीज़ है उससे हमें बचना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि स्कूल में अगर टीचर्स टेस्ट ले रहे हैं,
टेस्ट ले रहे हैं और साथ में मतलब कि कॉपी भी बच्चे के सामने मतलब कि जो आगे बैठे हुए हैं उनके सामने एक कॉपी भी खुला हुआ है जिसमें कि सारा क्वेश्चन आंसर्स लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या करेगा, बच्चे कोशिश नहीं करेगा चीटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वहाँ से चीटिंग करूँगी और मैडम ने देख लिया कि चीटिंग करते हुए, तो डेफिनेटली उनको लास्ट में क्या मिलना है, पनिशमेंट मिलने वाला है। तो यही चीज़ आएगा आपका स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। और मतलब कि जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जो स्टेज में है, मतलब कि जो लेवल में है, जिसमें कि पहला स्टेज जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, तो सबसे पहले ये चीज़ जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देते हुए बताया, तो ये स्टेज 1 में आएगा। मतलब कि अगर कोई बच्चे इस तरह से सोचे या फिर कोई इंडिविजुअल इस तरह से सोचे, तो ये आपका आएगा इस स्टेज पे। और सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड द एक्सचेंज। इसमें क्या है कि एट दिस स्टेज चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ नॉट जस्ट वन राइट व्यू दैट इज़ हैंडेड डाउन बाय द अथॉरिटीज़। मतलब कि इसमें वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके दिमाग में ख्याल आना शुरू करता है। मतलब कि ख्याल ग्रोथ होना का मतलब है कि कैसा ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि खाली ऊपर वाला ऑर्डर जो देता है खाली वही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि खुद का जो नीड्स है और खुद का जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। और सबका अलग अलग क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब ये पता चल जाता है कि अगर जैसे कि अगर मेरा काम हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरे से मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे लिए ये करके दिखाओ। जैसे कि कोई स्टूडेंट का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अगर किसी को एक नोट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि, और दूसरे को चाहिए कि उसका आंसर, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है तुम मुझे वो नोट दे दो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं तुमको उसके बदले में उसका आंसर दे दूँगी। तो ऐसे करके भी ये जो भी सोचते हैं, तो ये आपका आएगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज पे। तो नेक्स्ट लेवल 2 आप देख सकते हैं, इस पे है आपका कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जो हम लोगों ने इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंडिविजुअल आएंगे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपका इसी पे ही आएगा। जो एडल्टहुड के जो स्टेजेस पे है सबसे ज़्यादा यही इसी स्टेज पे आएगा। और जो हम लोगों ने लेवल 1 पे जो देखा था प्री कन्वेंशनल स्टेज पे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों की संख्या था। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो इस पर सबसे पहले जो कन्वेंशनल मोरालिटी यहाँ पे बताया है कि वी बिगिन टू इंटरनलाइज द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू अडल्ट role model. Authority is internalized but not questions, and reasoning is based on the norm of the group to which the person belongs. Means जैसे देखिए कि पहले गुड स्टेज 3 पे जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है तो उन लोग को एक चीज़ पता चल जाता है कि वो लोग मोर सोशलाइज होना अच्छा लगता है, उन लोग मोर सोशलाइज होना उन लोग को पसंद होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बताया गया है, द चाइल्ड इंडिविजुअल इज़ गुड इन ऑर्डर टू सीन एज बीइंग ए गुड पर्सन बाय द अदर। तो क्या होता है उन लोग को एक चीज़ दिमाग में रहता है कि अगर हम जितना अच्छा काम करेंगे तो हमें अप्रिशिएशन भी मिलेगा, सोसाइटी में भी और घर में भी। तो बच्चा सोचता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, अच्छा मार्क्स लेके आऊँगी, तो फिर क्या होगा कि वो हमें गुड बॉय गुड गर्ल करके हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, जो कि उन लोग को लगता है कि ये चीज़ ही होना सबसे बेस्ट है। और सेकंड में है आपका मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर जी। इसमें क्या है कि द चाइल्ड और द इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ द वाइडर रूल ऑफ सोसाइटी, सो जजमेंट कंसर्न ओबिंग द रूल्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड द गिल्ट। इसमें क्या होता है कि इस इंडिविजुअल को ये लगता है कि जो सोसाइटी के साथ चलना, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनके रूल्स ओबे नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमें लास्ट में जाके लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने के कारण हमें उससे क्या मिलेगा, हमें उससे पनिशमेंट मिलेगी। या देखिए जो हम लोगों ने स्टेज 3 में जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था, इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा आपका एडोलेसेंस आएगा। क्योंकि वो चाहेगा कि हाँ मैं लोगों की और सोसाइटी के सामने अच्छा दिखूँ, अच्छा बनूँ, मुझे लोग अच्छा कहे, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ। तो ये इस स्टेज पे आ सकता है। ठीक है, अगर कोई इस तरह से कोई इंडिविजुअल सोचता है तो आपका ये आएगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो स्टेज 3 पे। और स्टेज 4 पे वही आएगा जिसको लगता है कि जो या फिर जो अपने से बड़े या फिर जो कोई टीचर्स या फिर कोई ऑफिशियल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें आपका क्या है कि इंडिविजुअल जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द सेल्फ चूजन प्रिंसिपल एंड मोरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट एंड जस्टिस। अकॉर्डिंग टू द कोहेलबर्ग, दिस लेवल ऑफ द मोरल रीजनिंग इज एज फार एज मोस्ट पीपल गेट। ओनली 10 to 15% आर कैपेबल ऑफ द काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नेसेसरी फॉर द स्टेज 5 और 6। मतलब कोहेलबर्ग का कहना है कि ये जो सबसे लास्ट और सबसे मतलब इस सोच में ना बहुत कम लोग आते हैं। और इस सिचुएशन में बहुत कम लोग क्यों आते हैं?
क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन और इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तब जाके आपको ये ख्याल आता है, इस तरह की थिंकिंग आते हैं। जैसे कि पहले देखिए स्टेज 5 में, देखिए स्टेज 5 पे जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंडिविजुअल राइट, द चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम अवेयर दैट वाइल रूल लॉ माइट एग्जिस्ट फॉर द गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें जो इंडिविजुअल है ये सोचेगा कि जो समाज में और जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन बना है वो ऑफकोर्स सबके अच्छे के लिए ही होगा। वो मतलब कि किसी के अगेंस्ट के लिए नहीं बना है, वो अच्छे के लिए बना है। तो एक इंडिविजुअल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि क्या वो जो रूल्स बना है क्या वो मेरे लिए अच्छा, क्या वो मेरे जब वो उस कंडीशन में आता है तो सोचता है कि क्या वो मेरे लिए अच्छा है, क्या वो रूल्स मेरे लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उस टाइम के जब इस थिंकिंग प्रोसेस में जब इस टाइप के थिंकिंग प्रोसेस में जब आते हैं तो एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि ये वो इंडिविजुअल है कौन से लेवल पे, स्टेज 5 लेवल पे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट है। और जो लास्ट स्टेज देखिए जो स्टेज 6 है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइन विच मे और मे नॉट फिट द लॉ, द प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरीवन। मतलब कि इसमें भी वही बताया गया है कि जब एक क्रिटिकल कंडीशन होता है तो वो सोच, जैसे कि आपने बताया ना, आपने सोचा ना कि जो हिंसबर्ग वाला जो था, सॉरी जो हेंज डिलेमा वाला जो था, उसमें क्या था कि वो भी डिलेमा में पड़ा था, वो भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था कि उसने भी सोचा कि मैं क्या अपनी वाइफ के लिए वाइफ का जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि वो लेकिन अगेंस्ट था, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट था कि चोरी करना हाँ गलत बात है और किसी का मर्डर कर देना गलत बात है, या फिर वो हेंज उस टाइम उसको मार के भी वो ला सकते थे, है ना। तो इस तरह का जब वो सिचुएशन और कंडीशन में आते हैं तो इसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल में देखा जाएगा स्टेज 6 में, क्योंकि इसमें किसी का मतलब कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस लॉ के साथ नहीं जाएगा। इट मे नॉट फिट द लॉ, इट मे अगेंस्ट द लॉ। सो जब एक पर्टिकुलर पर्सन इस सिचुएशन और इस थिंकिंग प्रोसेस पे है तो ये आएगा आपका स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे है। तो दोस्तों हम लोगों ने सारा एक एक करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, एक एक करके हम लोगों ने ये स्टेजेस आज कंप्लीट किया, ये लेवल, और जिसमें ईच लेवल पे कितना था, 2 स्टेजेस था, और कुल मिला के आपका होगा 6 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये कोहेलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट समझ में आया हो। अगर कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का मैं इतना ही टॉपिक को लेकर ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार और रेडी रहिएगा दूसरा वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।